हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो चुका है, वाटर रिसोर्सेज मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है। तो जो वाटर रिसोर्सेज है वो ज्योग्राफी का खत्म हो गया। साथ के साथ में सिविक्स के 2 चैप्टर भी हमने खत्म कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर खत्म कर दिया है, और एक हमने हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है, 9 चैप्टर है, एग्रीकल्चर इन इंडिया। और हम ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया की। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, अल्टीमेटली क्या पढ़ने वाले हैं कि एक तो एग्रीकल्चर के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप, जो फसलें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, एग्रीकल्चर कितने प्रकार का होता है, जो सीजन के आधार पर जो फसल होती हैं वो कितने आधार पर होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको पता है हमारे यहाँ पर सीजन कितने होते हैं, मेनली 3 सीजन होते हैं। एक तो रेनी सीजन होता है, ठीक है, एक समर सीजन होता है जब गर्मी पड़ती है, रेनी सीजन जिसमें बरसात पड़ती है, और एक होता है विंटर सीजन। ठीक है। तो ऐसे ही हमारी फसलें भी यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं, जैसे रबी की क्रॉप्स, खरीफ की क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे, बट शुरुआत है हमारी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, खेती करना। और खेती, अब देखो, एक तो होता है मतलब एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, जब मतलब हम सिमिलर क्रॉप, एक ही प्रकार की फसल को बहुत बड़े एरिया में उगाएं तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। और खेती करना कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो खेती हम कब से करते आ रहे हैं, खेती करते हुए हमको हो गए बहुत सारे साल हो गए। एंशियंट इंडियन टाइम से हम खेती करते आ रहे हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कई साल पहले से करते आ रहे हैं। आपको पता होगा जब इंसान ने पहले हंटर गैदरर हुआ करता था, हंटर गैदर मतलब शिकार करता था और मतलब उसको खाता था, या फिर नोमैड्स होते थे पहले। इंसान क्या था, नोमैड्स। नोमैड्स मतलब होता है घुमक्कड़, पहले इधर उधर घूमते रहते थे। जब से इंसान ने खेती करना स्टार्ट किया तब से इंसान क्या हो गया था, स्टेबल हो गया है, मतलब एक ही जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया था। तो एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सालों से ही कर रहे हैं। एग्रीकल्चर करते करते हमको हो गए 5 से 7 हज़ार साल, मतलब 6-7 हज़ार साल से ज़्यादा हो गए लगभग। इतने साल से हम क्या करते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं। अब एग्रीकल्चर मतलब खेती। अब देखो, अब आज की डेट में एग्रीकल्चर का अलग नज़रिया है, और आज से 100 साल पहले एग्रीकल्चर का या 50 साल पहले एग्रीकल्चर का अलग नज़रिया था। गांव की अगर बात करें, गांव में अभी भी ज़्यादातर पॉपुलेशन, गांव में जितनी भी पॉपुलेशन उसका ज़्यादातर भाग किस पे डिपेंड रहता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है। मतलब पूरी तरह से परिवार किससे चलता है, एग्रीकल्चर से। इवन अभी भी हमारे देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, अपने रोजगार के लिए भी, खाने पीने के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब देखो, इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको पता है गाँव में रहती है, और गाँव में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं उनका एक ही काम रहता है, खेती। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग हमारे कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। दूसरी चीज़, आज से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की बात करें, तब हमारी जो जीडीपी होती है, जीडीपी के बारे में एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर करा चुका हूँ, देख लेना एक बार। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारे देश की जो पूरी इनकम होती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी में 3 सेक्टर से कंट्रीब्यूशन आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री, और टर्सरी में होती है सर्विसेज। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो एग्रीकल्चर के साथ साथ की जाती हैं, वो अलाइड एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। फिर जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया, विकास करता गया, तो जैसे जैसे विकास होता गया तो इंडस्ट्री एक खुलती गई, इंडस्ट्री के बाद फिर सर्विस सेक्टर में बूम आया। तो अब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, कम हो गया। पहले एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में लगभग 50% के समथिंग था, अब घटकर 15-17% के समथिंग रह गया है। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी भी हमारी ज़्यादातर जो आबादी है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर एंड एलाइड सेक्टर पर। एलाइड सेक्टर में आ जाएंगे जैसे फिशरीज हो गई, मछली पालन और मुर्गी पालन हो गया, ठीक है, और माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गया, या एनिमल हस्बेंड्री हो गई। तो ये सारे काम क्या क्या कहलाएंगे, एलाइड एक्टिविटीज़, क्योंकि ये किसके साथ की जाती हैं, एग्रीकल्चर के साथ की जाती हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर की फिर शुरुआत करते हैं। तो एजेंडा क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 में। एक तो एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, जो मैंने बताई दिया एग्रीकल्चर के बारे में। फिर देखेंगे हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन दी बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के आधार पर क्रॉप आपको बताइए 3 प्रकार की, रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप और जायद की क्रॉप। ठीक है, 3 प्रकार की हो गई।
फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, मतलब का उपयोग के आधार पर एग्रीकल्चर के अलग अलग रूप। मेजर फूड क्रॉप्स कौन सी इंडिया की, मेजर पल्स क्रॉप कौन सी इंडिया की, मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन सी इंडिया की। फिर देखेंगे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी में, और फिर इंडियन जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं और क्या क्या उसके फिर समाधान है, सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो शुरुआत हमारी होगी, आपको पता है हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, मतलब एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चरल कंट्री का मतलब है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अपनी मतलब आजीविका के लिए, खाने पीने के लिए, रोजगार के लिए हमारे भारत की ज़्यादातर आबादी, ज़्यादातर पॉपुलेशन किस पर डिपेंड रहती है, खेती पर डिपेंड रहती है। तो इसलिए इंडिया कैसा कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है। इसका एक डेटा भी दे रखा है 40.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब अगर सपोज टोटल पॉपुलेशन मान के चलने 100 करोड़ है, वैसे तो आपको पता है अभी हमारी 87 करोड़ पॉपुलेशन है, तो सबसे 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में से 54.6 मतलब 54.6 मतलब लगभग 55 करोड़ मान लो, 55 करोड़ पॉपुलेशन मान के चल रहे, 100 करोड़ हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है। इसका मतलब है लगभग 55 करोड़ किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, अब जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 54.6% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। अलाइड मैंने बताया था जो खेती के साथ साथ एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको बोलते हैं अलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, 100 करोड़ बताओ तो मतलब 100 ले लो, टोटल देश की पॉपुलेशन 100 है, तो उसमें से लगभग 55% लोग किससे जुड़े हुए हैं, खेती और खेती से संबंधित एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। और हमारे देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो टोटल इनकम है, उसमें एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 17.4%। मतलब सपोज हमारे देश में तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 100 रुपये कमा के दे रहे हैं, तो 100 रुपये में से 17.4 रुपये कमा के कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आज की डेट में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन वो कम रह गया है, जबकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। इसका मतलब लोग बाग एग्रीकल्चर को छोड़ छोड़ के अब कहाँ जा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे हैं और टर्सरी सेक्टर में जा रहे हैं। सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज में और टर्सरी मतलब सर्विसेज में जा रहे हैं। तो ये दो डेटा है, हमें पता रहना चाहिए कि हमारी देश की आबादी कितने % एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती हैं, तो आपको बताना है 54.6% है। एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, 17.4% पर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। ठीक है, और हम एग्रीकल्चर कई सालों से करते आ रहे हैं, मगर आज की डेट में जो एग्रीकल्चर का नज़रिया, एग्रीकल्चर करने का जो मेथड है, मेथड में क्या आ गए, बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं। तो आपको पता ही है पहले एग्रीकल्चर कैसे करते थे, बैलों के माध्यम से करते थे, जुताई बुताई जो करते थे। आज की डेट में किससे कर रहे हैं, आज की डेट में ट्रैक्टर से कर रहे हैं। पता ही है आपको, ट्रैक्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर। पहले आपको पता है मतलब पानी देने के लिए नहर यूज करते थे, या कुओं से पानी देते थे, तालाब से पानी देते थे। आज की डेट में आपको पता है पंप सेट, डीजल सेट जो आ गए, ये सिस्टम आ गए। आज की डेट में पहले आपको पता है गोबर यूज करते थे फर्टिलाइजर के रूप में, मैन्योर जिसको बोलते हैं। आज की डेट में बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो जो मेथड है एग्रीकल्चर करने के, उसमें बहुत सारे चेंजेज आए क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है और कई नई नई चीज़ें हमने विकसित कर ली हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेज आ गए, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। एग्रीकल्चर के अलग अलग रूप भारत में किसके आधार पर, सीजन के आधार पर। सीजन का मतलब ऋतुएं। तो मैंने बताया था 3 प्रकार की फसलें, पहली है खरीफ रबी क्रॉप, दूसरी है खरीफ क्रॉप और तीसरी है जायद क्रॉप। रबी की क्रॉप ध्यान रखना की जाती है सर्दियों में। रबी की क्रॉप कब की जाती है, सर्दियों में की जाती है, विंटर सीजन में की जाती है, जिसमें जैसे गेहूँ और आपके जौ, सरसों। ठीक है, मैं फोटो भी दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें रबी की क्रॉप कब की जाती है, कौन से सीजन में की जाती है, विंटर में। फिर है खरीफ की क्रॉप। खरीफ की क्रॉप की जाती है रेनी सीजन में, जब बरसात होती है, जब जो क्रॉप उगाई जाती है, क्रॉप का मतलब जो फसल उगाई जाती है उसको बोलेंगे बरसात वाले सीजन की क्रॉप को खरीफ की क्रॉप, जिसमें बाजरा, ज्वार और आपकी मूंग, उड़द, ठीक है, मक्का, ये सारी किस्में आ जाएंगी खरीफ में। और तीसरी है जायद की क्रॉप। जायद की क्रॉप कब से होती हैं, ये जनरली जो विकट गर्मी पड़ती है, जैसे आपको पता है, जैसे ही मतलब गर्मियों की शुरुआत होती है और बरसात होने तक और गर्मियों की जब शुरुआत होती है, जब मतलब मान लो मार्च से लेके जून जुलाई तक का जो टाइम रहता है, जो अभी चल रही है करंट में, तो मार्च से जून जुलाई तक के टाइम में जो मतलब सब्जियां या फिर फल फ्रूट्स या फिर जो भी मतलब फसल की जाएगी, वो कौन सी फसल कहलाती है, जायद की क्रॉप्स कहलाती है, जिसमें आपने पता है कई प्रकार की सब्जियां प्लस फल फ्रूट्स आते हैं, तरबूज, खरबूज, ये सब किस में आते हैं, जायद की क्रॉप्स में। ठीक है, तो 3 प्रकार की फसलें हो गई, किसके आधार पर, 3 सीजन्स के आधार पर। तो पहली रबी की क्रॉप, दूसरी खरीफ की क्रॉप और तीसरी जायद की क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं, क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन देखें
तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3 प्रकार की क्रॉप हैं, रबी, खरीफ और जायद की क्रॉप्स। ठीक है, तो रबी की क्रॉप्स, अब यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बना दिया, यहाँ इसी चार्ट से आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्रॉप को कब बोया जाता है और कब उसको हार्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो एक तो टाइम मैंने यहाँ पे बता रखा है बोने वाला टाइम, सोन मतलब बोने वाला टाइम, और दूसरा है हार्वेस्टिंग वाला टाइम। हार्वेस्टिंग का मतलब जब फसल को हम काटते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग वाला टाइम। ठीक है, जब फसल की कटाई करना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। तो बात करते हैं रबी की क्रॉप की। रबी जब भी मैं बात करूँ तो समझ लेना विंटर सीजन। तो रबी की क्रॉप्स को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो इसको बोया जाता है, और हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में इस फसल को काट लिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना, रबी की क्रॉप्स को कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और काटा कब जाता है इनको, मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। खरीफ की क्रॉप को कब बोया जाता है, जून जुलाई। आपको पता है जून जुलाई में आपको बरसात स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो बरसात स्टार्ट होते ही इनको बो दिया जाता है, और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में फिर कौन सी फसल बो दी जाएगी, रबी की फसल बो दी जाएगी। फिर आएंगी जायद की क्रॉप्स। जैसे ही रबी की क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी तब कौन सी फसल बोई जाएगी, जायद वाली। तो जायद की फसल बोई जाती है फरवरी से अप्रैल के बीच में बोई जाती हैं, और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, इनको हार्वेस्ट किया जाता है जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में आपको पता है फिर कौन सी बो दी जाएंगी, खरीफ की बो दी जाएंगी। खरीफ के बाद रबी, और रबी के बाद जायद। तो ये एक सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये वाला चार्ट आप बना लेना, तीनों की तीनों फसलें आपको एक ही बार में याद हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं खरीफ की क्रॉप्स की। तो खरीफ की क्रॉप यहाँ पे देख से ही पता चल जाएगा भैया, बरसात हो रही है, दिख रही है ना। तो खरीफ की क्रॉप को बोया जाता है, पहली बात बोया कब जाता है, इनको जून जुलाई में बोया जाता है। हार्वेस्ट कब किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। ये जो खरीफ की क्रॉप है ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती हैं, रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं, मतलब बरसात पर डिपेंड करती हैं, मानसून पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो खरीफ वाली क्रॉप ज़्यादातर किस पर डिपेंड करती हैं, रेनफॉल पर, बरसात पर डिपेंड करती हैं। मानसून अच्छा रहता है तो खरीफ की फसल अच्छी होती है, और मानसून अगर सही नहीं रहता है तो खरीफ की फसल सही से नहीं हो पाती। ठीक है, हालांकि इन क्रॉप्स को हम इरीगेशन की सहायता से भी उगाते हैं। इरीगेशन मतलब खेती करके, अगर मान लो बरसात नहीं हुई तो पंप सेट लगा हुआ है, उससे पानी दे दो। हालांकि अब आपको पता है पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, स्केर्सिटी है। तो कई बार अगर जैसे वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, या राजस्थान की बात करें, तो खरीफ की क्रॉप में अगर बरसात हो गई तो फसलें हो जाती हैं, और बरसात नहीं हुई तो पानी तो है ही नहीं, तो फिर फसलें बर्बाद हो जाएंगी। तो ये इनको इरीगेशन से भी किया जा सकता है, और रेनफॉल है तो अच्छी बात है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स, राइट अबाउट खरीफ क्रॉप्स एंड गिव 4 एग्जाम्पल्स, 4 एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल राइस, मेज, मक्का, मिलेट, मिलेट मतलब बाजरा, ग्राउंड नट, मूंग, उड़द, शुगर केन और सोयाबीन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, खरीफ की क्रॉप्स के। तो बहुत इंपॉर्टेंट खरीफ की क्रॉप, ये दोनों सीजन याद रखने हैं, मतलब कब 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 इनको बोया जाता है और कब इनको काटा जाता है। तो जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रबी की क्रॉप्स। रबी की क्रॉप जनरली सर्दियों में बोई जाती हैं। ठीक है, तो सर्दियों मतलब इनको कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, और हार्वेस्ट कब कर लिया जाएगा, मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर दी जाती है। जब आपको होली वाला टाइम आता है तो आपने देखा होगा फसलें कटना इनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में इनकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। इनको ज़्यादातर इरीगेशन से उगाया जाता है। पता है सर्दियों में तो बरसात नहीं होती, इसलिए हम पंप सेट या जो भी सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है उससे इनका क्या करेंगे, इरीगेशन करेंगे। इरीगेशन का मतलब सिंचाई करना, मतलब पानी देना फसलों में पानी देना ही क्या कहलाता है, इरीगेशन। अब रबी की क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, व्हीट, गेहूँ, ग्राम, चना, बार्ले, जौ, मस्टर्ड मतलब सरसों। ये इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, रबी की क्रॉप्स के। अब तीसरी क्रॉप कौन सी आएंगी, तीसरी क्रॉप्स आएंगी हमारी जायद की क्रॉप्स। तो जायद की क्रॉप्स कौन सी हैं, जायद की क्रॉप्स वो हैं, इनको एक तो इसमें आती हैं ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। ग्रीन वेजिटेबल मतलब हरी सब्जियां आती हैं, और फॉडर क्रॉप्स का मतलब जो चारा, जो हमारे पशु होते हैं, गाय भैंस, इनके लिए जो चारे वाली फसलें होती हैं वो इसमें आती हैं। एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स और चारे वाली क्रॉप्स आती हैं जायद की क्रॉप्स में। इनको बोया जाता है फरवरी से अप्रैल के बीच में बोया जाता है, और इनको हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है, जून जुलाई में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, वाटरमेलन, तरबूज देखा हुआ, कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी, और वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं किसके, जायद की क्रॉप्स के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना दिया, इस चार्ट को आप बना लेना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रबी की क्रॉप्स में व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पोटैटोज, पीच, मटर और राइस, ये सब किस में आएंगे। ध्यान रखना राइस दोनों में लिख सकते हो आप, रबी में भी और खरीफ में भी, राइस दोनों जगह लिख सकते हो। और खरीफ की क्रॉप में ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, मेज, कॉटन, तिल, पीनट्स, सोयाबीन, शुगर केन, ये सारे एग्जाम्पल हैं खरीफ के। और जायद में वाटरमेलन, मेलन
और कोकुम्बर, वेजिटेबल, सनफ्लावर, ये सारे के सारे हैं जायद की क्रॉप्स के एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाता हूँ। अब तक तो हमने देखी है सिर्फ इनको नाम ही नाम देखें। अब बात करेंगे हम रबी की क्रॉप्स के। रबी की क्रॉप में पहली है वीट। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसे गेहूँ आपने देखे होंगे, ये खेतों में गेहूँ है। ये गेहूँ जब पक जाते हैं तो गेहूँ की ये बाल है, गेहूँ की बाल है। ठीक है, दूसरी है मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों। तो ये देख सकते हो सरसों का खेत है, कितना मस्त लग रहा है। और ये है सरसों एक्चुअल, ये सरसों है। ठीक है, तो ये भी किसकी क्रॉप है? रबी की। कब की जाती है? विंटर सीजन में। और ये है बारले। बारले मतलब जौ। ये देख सकते हो जौ की बाल है और ये जौ है एक्चुअल में। अब दिखाऊंगा मैं आपको पी। पी मतलब मटर। तो ये भी कब की जाती है? रबी की क्रॉप से में आती है। मटर खाई होगी आपने। ठीक है, अब देखेंगे हम खरीफ की क्रॉप। खरीफ की क्रॉप मतलब जो रेनी सीजन में की जाती हैं। पहला है मिलेट। मिलेट मतलब ये बाजरा देख सकते हो आप। तो ये एक्चुअल बाजरा है, ये बाजरे का खेत है, बाजरे की बाली है। ठीक है, तो ये हो गया बाजरा। दूसरी है ज्वार। ये ज्वार का खेत है, ज्वार देख सकते हो, और ये है एक्चुअल में ज्वार। फिर है मूंग। ये मूंग का पेड़ है, मूंग की फली होती है, फलियों में ये लगती है क्या? मूंग। मूंग दाल है, ये पल्स है ये। ऐसे ही उड़द भी होती है। अब देखेंगे जायद वाली क्रॉप्स। जायद वाली क्रॉप्स जो मतलब फरवरी से अप्रैल के बीच में बोई जाती हैं और कब काट ली जाती हैं? जून जुलाई में काट ली जाती हैं। तो जायद की क्रॉप्स में ये देख सकते हो खीरा, कोकुम्बर, ठीक है, ककड़ी भी आ जाती है इसी में। खीरा आ जाएगा, ककड़ी आ जाएगी। ये भी कौन सी है? जायद की क्रॉप है। ये देख सकते हो आप तरबूज, वाटरमेलन, ये भी कौन सी है? जायद की क्रॉप है। खरबूज, खरबूज भी देख सकते हो, ये भी कौन सी क्रॉप है? जायद की क्रॉप है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो या आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चैप्टर ही 2 नंबर का है। राइट अबाउट रबी क्रॉप। रबी की क्रॉप के बारे में लिखिए एंड गिव एनी 4 एग्जाम्पल, और 4 एग्जाम्पल दीजिए। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। और 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर दी कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप क्या होती हैं? गिव एनी 4 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल दीजिए, मतलब क्रॉप्स के नाम बताने हैं। 2 नंबर का 2019 में। मतलब इस बार क्या क्वेश्चन आया था? राइट द नेसेसरी कंडीशंस रिलेटेड टू द टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। मतलब अगर राइस हमें उगाना है तो उसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी रेनफॉल होनी चाहिए, उन कंडीशंस को बताइए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से भी क्वेश्चन किस किस से बन सकता है कि रबी की क्रॉप क्या होती है? एग्जाम्पल दो 4। खरीफ की क्रॉप क्या होती है? एग्जाम्पल दो 4। और फिर किसके बारे में आ जाएगा? जायद की क्रॉप क्या होती है? 4 एग्जाम्पल दो, वो जायद की क्रॉप के बारे में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं और टाइम याद रखना है, कब बोया जाता है, कब उनको हार्वेस्ट किया जाता है। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। हम ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया, और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो देखो, आप जितने भी लेक्चर आएँ, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी टॉपिक को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो मतलब सारी चीज़ें स्टार्टिंग से देखो। ठीक है, तो हमारा पर्पज़ यही है कि आपकी चीज़ें मतलब अच्छी तरह से क्लियर हो, नंबर भी बढ़िया है, नंबर के साथ साथ आपको नॉलेज मिले। मेन फोकस किस पे? हमारा नॉलेज पे। नॉलेज आपको अच्छी मिल जाएगी तो नंबर ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर है, तो पहला लेक्चर जरूर देखें सो दैट आपको क्लियरिटी आ जाए। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन देखा था, किसके आधार पर? सीजन के आधार पर। तो सीजन के आधार पर क्रॉप्स 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद। रबी की खरीफ को जो क्रॉप्स होती हैं, कब से कब बोया जाता है इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? मार्च अप्रैल। हार्वेस्ट का मतलब इसकी कटाई कब की जाती है। खरीफ की क्रॉप्स को जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं, कब बोया जाता है? जून जुलाई में। और इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है अक्टूबर नवंबर। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब इनकी कटाई कर लेते हैं, आपको पता ही है। और जायद की जो क्रॉप्स होती है उनको फरवरी से अप्रैल के बीच में बोया जाता है और जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या चलता है? पहले मान लो जैसे रबी की क्रॉप, जो रबी की क्रॉप्स आएंगी, फिर रबी की क्रॉप्स आएंगी पहले तो, और रबी के बाद किसकी आएंगी? जायद की आएंगी। जायद के बाद खरीफ की क्रॉप आएंगी, और खरीफ के बाद फिर रबी की, और फिर जायद, फिर ऐसे करके सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोग। ठीक है, अब जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, फसल उगाते हैं, हर क्रॉप्स का अपना अलग उपयोग है। ठीक है, तो कोई खाने के लिए यूज होती है, कोई पीने के लिए यूज होती है, किसी का इंडस्ट्री में यूज होता है, किसी को बेचने के लिए यूज होती है। बहुत सारे मतलब इनके उपयोग हैं। तो अब इनको हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वही हम पढ़ेंगे, वी विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। ओके, तो हमारे सिलेबस में 4 प्रकार के उपयोग दे रखे हैं। जैसे पहली है फूड ग्रेन क्रॉप्स। फूड ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, दाना। ठीक है, तो आपको पता है कई सारे फूड ग्रेन्स होते हैं, मतलब अनाज वाली क्रॉप्स होती हैं, जैसे गेहूँ, चावल,
मक्का, ठीक है। ये सारी क्रॉप्स क्या है जो हम खाने में यूज करते हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर क्रॉप्स, कमर्शियल मतलब जो बेचने के लिए काम में आती है, इनको हम कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसी क्रॉप्स जिनका पर्पज क्या रहता है, सिर्फ बेचना। जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड का हम क्या उपयोग करते हैं, मस्टर्ड को बटाव मतलब करेंगे, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों को बेच देते हैं, बेचने से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स होती हैं, जैसे कॉटन हो गया, तो कॉटन हमने उगाया तो कॉटन कहाँ पर जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा। कौन सी इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो इनको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। एक होती है प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है, जिसमें टी, कॉफ़ी, रबर बड़े बड़े प्लांट्स में उगाई जाती हैं। एक होती हैं गार्डन क्रॉप्स, जिसमें जनरली सब्जी वब्जी उगाई जाती हैं, फल फ्रूट्स, ये गार्डन क्रॉप्स में आ जाएंगी। तो ये 4 प्रकार के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूटिलिटी के आधार पर जो एग्रीकल्चर के चार फॉर्म्स हैं, फूड ग्रेन क्रॉप्स, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स और गार्डन क्रॉप्स। तो एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। तो पहली है फूड ग्रेन क्रॉप्स। तो फूड ग्रेन क्रॉप्स किस लिए यूज होती हैं, ईटिंग पर्पज के लिए, ईटिंग मतलब खाने के लिए यूज होती हैं या अपने भोजन में उपयोग होती हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं फूड ग्रेन क्रॉप्स। जैसे यहाँ पे चावल हो गए, गेहूँ हो गए, ठीक है। तो ये तो चावल ही चावल दिखा रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं। मक्का हम खाते हैं, ठीक है, जौ भी खाते हैं, हम नहीं तो मतलब जानवर खाते हैं, ठीक है। और राइस खाते हैं, गेहूँ, ठीक है, व्हीट, और ये कई प्रकार की पल्सेस हैं, ठीक है। तो ये क्रॉप्स क्या कहलाएंगी, फूड ग्रेन क्रॉप्स। ये सारे दाने तो इनको अनाज खाते ही हम, आपको पता है। तो ये क्रॉप्स कहलाएंगे फूड ग्रेन क्रॉप्स। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई फूड ग्रेन क्रॉप्स, गिव एनी फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल में जैसे राइस, व्हीट, वार्ले, मेज, मिलेट, पल्सेस, तो ये है हमारी फूड ग्रेन क्रॉप्स, ओके। तो दूसरी है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। कमर्शियल मतलब आपको बताए मनी से रिलेटेड, ऐसे समझ लो, ठीक है, व्यवसायिक। इनको या तो व्यवसायिक या वाणिज्यिक क्रॉप बोल सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल। या इंडस्ट्री का मतलब होता है जो कंपनियां होती हैं। आपको पता है कुछ क्रॉप सीधी कहाँ पर जाती हैं, फैक्ट्रीज में जाती हैं, इंडस्ट्री में जाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे शुगर केन है, गन्ना, तो गन्ने को गन्ने की फैक्ट्री में ले जाएंगे और उससे क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, ठीक है, चीनी बनाएंगे। तो इनका पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। दीज क्रॉप्स आर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज। कॉमर्शियल पर्पज मतलब इनका एक ही पर्पज रहता है, बेचना, ठीक है। कमर्शियल मतलब उगाई और उनको बेच दिया, ठीक है। बेचने के बाद किसान को क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो दीज क्रॉप्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज, कमर्शियल पर्पज होता है, और या फिर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज। और इनका दूसरा उपयोग क्या है, जो इंडस्ट्री होती है उसमें रॉ मटेरियल की तरह इनको उपयोग करते हैं। देखो जनरली जो इंडस्ट्री होगी, तो इंडस्ट्री काम कैसे करती है, इसमें एक तो हम देते हैं रॉ मटेरियल, और इंडस्ट्री में जो निकल के आता है उसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। जैसे हमने सपोज शुगर मिल है, तो शुगर मिल में हमने क्या दिया, रॉ मटेरियल में शुगर केन दिया, शुगर केन की प्रोसेसिंग हुई और फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आ गया, शुगर निकल के आ गया। तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ। तो ये इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा पदार्थ भी देती हैं, रॉ मटेरियल देती हैं, ठीक है। तो देखो शुगर केन इंडस्ट्री सॉरी शुगर केन जो गन्ना होता है वो शुगर मिल में जाता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाता है, ठीक है, जूट भी इसी प्रकार। तो ये कई सारी क्रॉप्स हैं, इनको हम बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। तो कमर्शियल क्रॉप्स का पर्पज हमने देख लिया। कमर्शियल क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं, नगदी फसल भी बोलते हैं। आपको पता है कमर्शियल क्रॉप जैसे ही मतलब फसल तैयार हुई उसको बेच दो, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, रोकड़ा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, मनी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। तो एग्जाम्पल में गन्ना, कॉटन, जूट, टोबैको, ऑयल सीड्स, ये सारी हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है शुगर केन, गन्ना, ये है जूट, ठीक है। और जूट ये पेड़ है, इसमें से कैसे इसका उपयोग क्या होता है, जैसे आपने ये रस्सी बनानी है या फिर बोरी बनानी है या फिर टाट वाट सी जो होती हैं, कई सारी चीज़ों में इसका जूट का उपयोग होता है। तो ये जूट का पेड़ है, ठीक है, इसी से बनता है, ये रेसे से निकलते हैं। ये कॉटन है, कॉटन का पेड़ है, रुई से फिर आपको पता है धागे बनते हैं और धागों से कपड़े। ये टोबैको है, टोबैको का उपयोग कहाँ पे होता है, आपको पता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट और जो जितने भी पदार्थ हैं ये नशीले, उनमें इसको तम्बाकू का उपयोग करते हैं। तो ये सारी की सारी क्रॉप्स कैसी हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है। हम इनका उपयोग खाने के लिए तो नहीं करते, बेचने के लिए उपयोग करते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन नाम से ही पता चलो, ऐसी क्रॉप्स जिनको बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े एरिया में लार्ज प्लांटेशन एरिया चाहिए। ऐसी क्रॉप्स जिनको उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए बड़ा एरिया चाहिए, लार्ज प्लांटेशन एरिया चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर टी, कॉफ़ी, रबर, इनके लिए क्या बड़े बड़े एरिया में इसको उगाया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ होता है, आप सीधी बात है, टी और कॉफ़ी का हम कहाँ उपयोग करते हैं, हर घर में डेली उपयोग करते हैं, हम ड्रिंकिंग, पीने के लिए उपयोग करते हैं। और इंडस्ट्रियल पर्पज होता है, जैसे मान लो रबर उगाई तो रबर का घर में तो उपयोग करेंगे नहीं, तो ये कहाँ जाएगी, सीधी इंडस्ट्री में जाएगी। तो ऐसी क्रॉप्स
एक तो जो बड़े एरिया में उगाई जाती हैं, नंबर एक, उनका उपयोग या तो ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए होता है, उनको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। तो इसमें एग्जांपल टी, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, स्पाइसेस, ये हो गए प्लांटेशन क्रॉप्स। तो बड़े बड़े एरिया में इनको उगाया जाता है। और लास्ट है हमारी गार्डन क्रॉप्स। गार्डन क्रॉप्स नाम से ही पता चल रहा है, छोटे छोटे गार्डन्स बना के इनको उगाया जाता है। तो गार्डन क्रॉप्स में क्या क्या आता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती हैं गार्डन क्रॉप्स में, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कई प्रकार के फ्रूट्स हैं, खा लो भैया, ठीक है, भूख लग रही हो तो ये इनको छोटे छोटे गार्डन्स में उगाया जाता है। तो आपने देखा होगा जो सब्जियों के खेत होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स में, उनको छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, फार्म हाउस, उसी में उगाते हैं। उनको ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक ही खेत में कई प्रकार की हम जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको उगा सकते हैं। तो ये हुई हमारी गार्डन क्रॉप्स। ओके, तो आज अच्छा मैं बता देता हूँ 2018 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर दी कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं, एक नंबर में तो ये लिखना है, और राइट एनी 4 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो 4 एग्जाम्पल, देखो 4 एग्जाम्पल लिखने ही लिखने हैं, हर एक एग्जाम्पल 1/4 मार्क्स का है। तो ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ये मैंने जितनी भी क्रॉप पढ़ाई हैं सबकी डेफिनेशन और साथ के साथ में 4 एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। तो बस आपका रेडी है सिस्टम। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 10th ज्योग्राफी, और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया। और आज इसमें हम देखेंगे फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फूड ग्रेन मतलब जो खाने के काम आती हैं क्रॉप्स, उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन सी मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं और उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं उनके उगाने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आज जानेंगे। तो मेजरली आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं। व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, यहाँ पर मैंने दिखा भी रखी हैं, व्हीट, राइस, मिलेट, और ये है मेज, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें जानकारी लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। पहला हम देखेंगे व्हीट के बारे में। व्हीट आपको पता है क्या है, ये व्हीट का मतलब गेहूं का खेत है, गेहूं की बाली है, ये देख सकते हो, ये गेहूं का ग्रेन है, ठीक है। तो गेहूं के बारे में जानेंगे। गेहूं आप जानते होंगे सारी चीज़ें गेहूं के बारे में, ठीक है। गेहूं जो जिसकी हम चपाती खाते हैं, डेली रोटी खाते हैं, वो किसकी खाते हैं, गेहूं की खाते हैं। तो गेहूं आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, व्हीट कैसी क्रॉप है, व्हीट है रबी की क्रॉप, रबी की क्रॉप, ठीक है। रबी की क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाई जाती है। तो ये एक मेजर रबी की क्रॉप है। ज़्यादातर इसको कहाँ पर किया जाता है, नर्दर्न इंडिया में किया जाता है। इंडिया का जो नॉर्थ वाला भाग है वहाँ पर किया जाता है। सदर्न में क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर की जो कंडीशंस हैं वो इसके लिए सही नहीं है। इसको जनरली उगाया जाता है टेम्परेट रीजन्स ऑफ इंडिया, टेम्परेट रीजन्स ऑफ इंडिया में इसको उगाया जाता है। तो ओके, पहले देखते हैं हम टेम्परेट रीजन क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने ये वर्ल्ड का मैप देखा होगा, या ये ग्लोब है देखा होगा, ग्लोब में एक 0 डिग्री लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और फिर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर 23.5, और नीचे 23.5 साउथ, ये है 23.5 नॉर्थ, और ये है 23.5 साउथ। तो ये इसके बीच में जो जोन आता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये वाला जोन कौन सा है, ट्रॉपिकल जोन। और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है इसको बोलते हैं टेम्परेट। इन द सेम वे यहाँ पर यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हो, ये तो है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक के बीच में ये है टेम्परेट जोन। ऐसे ही नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का ये है टेम्परेट जोन। और लास्ट में है फिर पोलर और पोलर, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल, ये है पोलर रीजन। ऐसे ही अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में पोलर जोन। अब मतलब क्या है इसका, जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जाओगे या इक्वेटर से नीचे जाओगे, इक्वेटर 0 डिग्री है तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और यहाँ पर तो बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है, आपको पता है पोलर रीजन में। और 0 डिग्री जो इक्वेटर है यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर रहती है, ठीक है। आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है, इक्वेटर वाले रीजन में पड़ती है। तो इसलिए जो इक्वेटर के आसपास जो कंट्री है वहाँ के लोग कैसे पाए जाते हैं, जनरली ब्लैक पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादातर रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पर, इक्वेटर वाले रीजन में। और इक्वेटर वाले रीजन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो भी कहाँ पाई जाती है, इक्वेटर वाले रीजन में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल होती रहती है, ठीक है। तो अब टेम्परेट का मतलब, अब टेम्परेट मैंने बता ही दिया, टेम्परेट का मतलब क्या है, 23.5 से 66.5 दोनों तरफ के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है टेम्परेट रीजन। अब इंडिया, ये इंडिया का मैप है, तो ऊपर वाला इंडिया का जो रीजन है ये तो है
टेम्परेट रीजन और ये नीचे वाला है ट्रॉपिकल रीजन। हम जनरली इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो गया ट्रॉपिकल क्योंकि ये 0 डिग्री और 23.5 के बीच में आ रहा है, और 23.5 से ये ऊपर वाला रीजन इसको कई बार हम सब ट्रॉपिकल बोल देते हैं या फिर इसको टेम्परेट ही बोल सकते हैं। तो जो व्हीट है वो जनरली कहाँ उगाया जाता है, नर्दर्न इंडिया में इस वाले रीजन में उगाया जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको उगाया जाता है टेम्परेट रीजन्स में। और इसके लिए आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हीट के लिए, क्वेश्चन हालांकि राइस का आया था पर आपको बताना है व्हीट के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो व्हीट के लिए टेम्परेचर होना चाहिए इस फसल के लिए 10 से 25 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, 10 to 25 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। और रेनफॉल कितनी रिक्वायरमेंट है, रेनफॉल जनरली 25 से 75 के बीच में रेनफॉल होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कई बार रेनफॉल तो होती नहीं, अगर नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, तो इसको फिर हम नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा इरीगेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा हम इसको उगाते हैं। बरसात पर ये टोटली डिपेंडेंट फसल नहीं है। इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है, लाइट क्लेई सॉइल। तो आपको 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो कोई सी भी फसल हो, एक तो वो कौन सी क्रॉप है, रबी खरीफ या जायद। ठीक है, तो ये रबी की क्रॉप है। दूसरा रीजन याद हो तो ठीक है, टेम्परेट रीजन में। फिर इसके लिए टेम्परेचर की कंडीशन कितनी, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और बरसात कितनी चाहिए, 25 से 75 के बीच में। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल कैसी चाहिए, लाइट क्लेई सॉइल। अब हम देखेंगे इसके बारे में कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा व्हीट की क्रॉप होती है और राजस्थान में कहाँ कहाँ पर इसको उगाया जाता है, प्लस इंडिया की वर्ल्ड में कंडीशन। 70% जो व्हीट है, 70% जो व्हीट है वो जनरली इन 3 स्टेट से ही मिल जाता है। कौन कौन सा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से ही सब 70% देश का व्हीट मिल जाता है हमें। ठीक है, और राजस्थान में इसको कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, इन सभी जगह पे इसको उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ से 70% देश का व्हीट मिल जाता है। और राजस्थान में भी जैसे हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, और अलवर, भरतपुर, इन सारे रीजन्स में जनरली इसको क्या है, उगाया जाता है, किसको, व्हीट को। जयपुर, कोटा। ठीक है, इंडिया जो है, अब देखो वर्ल्ड में अगर इंडिया की रैंकिंग देखें तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर व्हीट प्रोडक्शन में है चाइना, नंबर 2 पे अमेरिका और नंबर 3 पर है इंडिया। तो इंडिया तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का। ठीक है, ध्यान रखना, गेहूं का तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। पहले नंबर पे गेहूं प्रोड्यूस करने में चाइना है और दूसरे नंबर पे अमेरिका है। अच्छा, हमारी जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ पर इतना सारा व्हीट हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे कि अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। मतलब हमारे पास कम व्हीट की जो पैदावार होती थी, गेहूं की जो पैदावार होती थी बहुत कम होती थी, और हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे गेहूं को। ठीक है, मगर जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आई, आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए एग्रीकल्चर के फील्ड में। उससे क्या हुआ, हमारे जो व्हीट का प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इंडिया बन गया सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। इसके बाद हमने जो व्हीट का इंपोर्ट करना है वो बंद कर दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको पता है क्या क्या किया गया था, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इस्तेमाल किए गए थे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया था, इरीगेशन की नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था, एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हो गया, नई नई मशीनों का यूज हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया, जो व्हीट का प्रोडक्शन है बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज हो गया। और पहले जो हम जनरली अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, बहुत ख़राब गेहूँ इंपोर्ट करते थे, उसको भी इंपोर्ट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उससे हमने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर लिया। मतलब हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको सस्ता और सभी को फूड अवेलेबल हो। ठीक है, फूड सिक्योरिटी मतलब जितने भी हमारे देश के लोग हैं उनको फूड अवेलेबल हो सस्ती अफोर्डेबल कॉस्ट पर। तो इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी 1966 और 67 में, इसके बाद हमने मतलब फूड सिक्योरिटी को अचीव कर लिया। साथ ही साथ में इंडिया पहले मतलब कैसा कंट्री था, इंडिया ऐसा कंट्री था जो दूसरों से इम्पोर्ट करता था। अब हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब इंडिया सरप्लस कंट्री बन गया है। ठीक है, पहले डेफिशिएंट नेशन था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है आपको बताइए, MS स्वामीनाथन, ये हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर। ठीक है, दूसरी फसल देखेंगे हम राइस। राइस मतलब ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो राइस के बारे में देखेंगे, चावल के बारे में देखेंगे। तो राइस एक मेजर स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप का मतलब मुख्य आहार, मुख्य भोजन है। आपको बताएं ज़्यादातर इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ पर 70% पॉपुलेशन किसको कंज्यूम करती है, राइस को कंज्यूम करती है। स्पेशली जो ये वाले रीजन है, आपको पता हो ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल रीजन से यहाँ पर जनरली राइस ही मेन डाइट है इनकी। साउथ इंडिया में जाओ, यहाँ पर मेन मतलब जो भोजन है उनका वो क्या है, राइस। सुबह राइस, शाम को राइस, दोपहर को राइस, मतलब जब देखो जब राइस ही राइस खाते हैं। ठीक है,
जबकि आप यहाँ पे आ जाओ नॉर्थ इंडिया में चपाती खाते हैं, व्हीट खाते हैं। तो और यहाँ पर जितने भी समुद्र के आसपास के एरिया आ रहे हैं सब जगह राइस खाते हैं। तो मतलब 70% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? राइस पे। इवन पूरे वर्ल्ड में, अब इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग किसको खाते हैं? राइस खाते हैं। ठीक है, चपाती हर कोई नहीं खाता, चपाती सिर्फ ज़्यादातर हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में खाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, राइस एक मेजर स्टेपल क्रॉप है इंडिया की। 70% लोग क्या खाते हैं? राइस खाते हैं। इसको जनरली रेनी सीजन में उगाया जाता है, इसलिए इसको एक जब जो रेनी सीजन की है खरीफ, ये मेजर खरीफ क्रॉप है। ठीक है, इसके लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मतलब खरीफ क्रॉप मतलब इसको रेनी सीजन में ज़्यादातर उगाया जाता है ताकि पानी अवेलेबल हो सके रेनफॉल के द्वारा। इसके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो है 19 से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 19 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए। और रेनफॉल इसके लिए रिक्वायरमेंट है 75 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो चाहिए एक तो क्लेई चल जाएगी, प्लस या फिर एलुवियल सॉइल आपको पता है ज़्यादातर नर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए दो सॉइल हैं, क्लेई चल जाएगी और एलुवियल सॉइल भी चल जाएगी। ठीक है, 90% जो राइस का प्रोडक्शन होता है वो इन स्टेट से होता है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु। तो इनसे 90% जो राइस है उसका प्रोडक्शन हो जाता है। राजस्थान में इसको कहाँ कहाँ उगाया जाता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा। अब राइस की अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया मतलब कौन से नंबर पर आता है? पूरे वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन में चाइना पहले नंबर पर है। ठीक है, देखो चाइना हर चीज़ में नंबर बने। और दूसरे नंबर पर क्या है? अपना प्यारा भारत। तो हमारा भारत कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर में आता है राइस प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, अब राइस की 3 टाइप्स राइस मतलब जो सीजन है, अलग अलग सीजन में अलग अलग राइस उगाए जाते हैं। आपको पता है राइस दोनों क्रॉप्स में आता है, खरीफ की भी में आता है और रबी में भी आता है। तो हर सीजन में अलग अलग राइस उगाए जाते हैं। तो उनके नाम बता रखे हैं यहाँ पे, 3 टाइप्स ऑफ राइस। अगर मानसून सीजन में जो राइस उगाया जाता है वो है अमन, विंटर सीजन में जो राइस उगाया जाता है वो है ओस, और समर सीजन में जो राइस उगाया जाता है वो है बोरो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मतलब राजस्थान का मैप है। आप इनको देखते रहना ताकि मैप आपके माइंड में रहे। हम बार बार बात कर रहे हैं कि गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा ये उगाया जाता है। यहाँ पे क्यों उगाया जाता है? देखो ये वाला रीजन डेजर्ट रीजन है, मगर यहाँ पर आपको पता है इंदिरा गांधी कैनाल आने की वजह से इरीगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसलिए आप ये एरिया पूरा कैसा बन गया? ग्रीन एरिया बन गया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये वाले जो शेडेड रीजन है ये दिखा रखे हैं, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ओके, अगला है मक्का, मेज के बारे में देखेंगे। मक्का आपको पता है कई सारी जगह पे तो मक्के की रोटी भी खाते हैं। ठीक है, स्पेशली राजस्थान में ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा राइस की रोटी खाई जाती है, मक्के की रोटी खाई जाती है, और प्रोडक्शन भी यहाँ पर होता है। कौन कौन सा रीजन है? झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। ठीक है, जिसको हाड़ौती रीजन भी बोलते हैं। तो मेज के बारे में देखते हैं। ये एक फूड क्रॉप भी है, साथ के साथ में कॉमर्शियल क्रॉप भी है। एक तो खाने के लिए यूज करते हैं, साथ के साथ में इसको बेचते भी हैं। और इससे आपको पता कई सारी चीज़ें भी आती हैं जो हम वो खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, वो भी किससे बनते हैं? इसी से बनते हैं। ठीक है, और भी इसके कई सारे यूज हैं। और इसका जो इंडस्ट्री होती हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज में इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। इससे ग्लूकोज और स्टार्च बनता है। ध्यान रखना, ग्लूकोज और स्टार्च बनाने में भी किसका उपयोग होता है? मेज, मक्के का उपयोग होता है। इसका उपयोग फोडर के लिए भी करते हैं। जो पशु होते हैं, पशुओं के चारे के लिए भी यूज होता है, प्लस खाने के लिए भी यूज होता है। तो ये कैसी क्रॉप है? फोडर क्रॉप है, एज वेल एज फूड क्रॉप भी है। इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 12 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, और 50 से 100 के बीच में रेनफॉल चाहिए। ठीक है, इसको सबसे पहले इंडिया में लाया गया था, ये इंडिया की नहीं, इंडिया में लाया गया था, पोर्चुगीज लाए थे इसको 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी का मतलब 1600 से 1700 के बीच में इसको लाया गया था। किसके द्वारा? पोर्चुगीज के द्वारा लाया गया था। और आपको पता है इंडिया में आने वाला पहला पोर्चुगीज कौन था? पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो कब आया था? 1498 में इंडिया में आया था, केरल के पास। ठीक है, मक्के की बात करें तो इसके लिए सॉइल जो चाहिए वो चाहिए नाइट्रोजन रिच सॉइल चाहिए। ठीक है, इट रिक्वायर्स नाइट्रोजन रिच सॉइल। अच्छा, मक्के को इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है? तो मेजर जो मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं?
आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मक्का उगाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। किताब में बहुत सारे दे रखे हैं पर आप 3-4 याद रख लेना, बहुत वही काफ़ी है। राजस्थान में इसको कहाँ पे उगाया जाता है, मैंने बताया था हाड़ौती रीजन में ज़्यादातर मक्का बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हाड़ौती रीजन में क्या क्या आता है, कोटा, मोदी, बारा, झालावाड़, ये आते हैं हाड़ौती रीजन में। इसके अलावा उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। देखो हनुमानगढ़, गंगानगर तो आप सब में डाल दो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल है, तो सीधी सीधी बात है, जहाँ पे पानी अवेलेबल है तो वहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं। अब बात करें वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग, तो इंडिया 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये आप मैप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक मैप एक ही मैप दिखा रखा है, तो आप इसको राइस वाला, जो कि सर ने राइस वाला मैप डाल रखा है, आप इसको सिर्फ ये देखने के लिए यूज करना कि भारत के स्टेट कौन कौन से हैं। हालांकि मैप का मैं एक अगला जो लेक्चर आएगा मेरा एक, उसमें मैं मैप बताऊंगा कि व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो सबका एक अलग अलग मैप में लेके आऊँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं मिलेट, जो बाजरा होता है, बाजरे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बाजरा दोनों प्रकार की क्रॉप है, इसको फूड के लिए भी यूज करते हैं और फॉडर के लिए भी, फॉडर मतलब चारे के लिए भी यूज करते हैं। राजस्थान की बहुत मेजर क्रॉप है। राजस्थान में आप जब जाओगे वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ पर ज़्यादातर लोग बाजरे की रोटी खाते हैं। आपको पता हो तो बाजरे की रोटी को वहाँ पे बोलते हैं सोगरा। बड़े बड़े रोटी होती हैं, एक ही रोटी में पेट भर जाएगा, बहुत बहुत बड़ी मोटी मोटी रोटी होती हैं, सोगरा बोलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की बहुत मेजर क्रॉप है, ध्यान रखना बाजरा। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा भी प्रोड्यूस होता है इंडिया की बात करें तो, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही सबसे ज़्यादा बाजरे को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये फूड क्रॉप है एज वेल एज पाउडर क्रॉप है। इसको ड्राई और वार्म क्लाइमेट चाहिए, मतलब सूखा क्लाइमेट चाहिए और गर्म क्लाइमेट चाहिए इसको। ठीक है, और राजस्थान में वो चीज़ अवेलेबल है, सूखा भी है एज वेल एज ड्राई भी है। ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। और बरसात कितनी चाहिए, 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर 25 से 35 के बीच में, रेनफॉल 40 से 60 के बीच में। सॉइल कैसी चाहिए, लाइट सॉइल चाहिए, इसके लिए हल्की सॉइल चाहिए। ठीक है, तो वो राजस्थान में अवेलेबल है। तो इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जिसमें क्या प्रोड्यूस किया जाता है, बाजरा प्रोड्यूस किया जाता है। ये देख सकते हो बाजरा है और ये बाजरे की बाल है। ठीक है, जो खेत में दिखती है, बाल मतलब वो हेयर वाला बाल नहीं, ये बाल मतलब बाली बोलते हैं इसको। ठीक है, और राजस्थान में जो बाजरा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो ज़्यादातर बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में बाजरे को प्रोड्यूस किया जाता है। और ध्यान रखना, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का मिलेट कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, राजस्थान में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये वाले सारे रीजन्स में बाजरा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और बाजरे की रोटी खाई जाती है जिनको बोलते हैं सोगरा। ठीक है, ओके, तो 2019 में क्वेश्चन आया था, राइट द नेसेसरी कंडीशंस रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। मतलब राइस अगर उगाना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, टेम्परेचर की और रेनफॉल की, बताओ। बस इतना सा लिखना है 2 नंबर में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन ले सकते हो कि व्हीट के लिए कंडीशंस बताओ, रेनफॉल और टेम्परेचर की, मिलेट के लिए कंडीशंस बताओ टेम्परेचर और रेनफॉल की, मेज के लिए भी कंडीशंस बताओ टेम्परेचर और रेनफॉल की। साथ के साथ में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा व्हीट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें भी आप याद कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया चैप्टर 9 क्लास 10th। इसमें एक टॉपिक जूट क्रॉप ऐड हुआ था जो कि पुरानी बुक्स में नहीं है, न्यू बुक्स आई हैं उसमें ये दे रखा है। तो जूट क्रॉप वाले टॉपिक को मैं आज फिनिश करा देता हूँ, इसके बाद फिर इसका एक कंबाइंड वीडियो मैं मर्ज करके डाल दूंगा। ठीक है ना, चैप्टर 8 का मैंने डाल ही दिया है और सभी चैप्टर्स के मैं कंबाइंड वीडियो डाल रहा हूँ। यहाँ पर एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है क्लास 10th SST, तो उसको आप देख सकते हो। और शुरुआत करते हैं जूट क्रॉप के बारे में, एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है ना, ये ऐसी दिखती है कोई जूट क्रॉप। आप अगर देखें तो इमेजिन करें इस प्रकार की जूट क्रॉप होती है। ये इसका स्टेम है, स्टेम मतलब जो तना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। और इसी में से फाइबर को मतलब निकाला जाता है। ठीक है, स्टेम में से ही इसको निकाला जाता है छील कर, वही फाइबर की तरह इस्तेमाल होता है। ये इसका एक्चुअल प्लांट है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेन पार्ट इसका जो जूट के लिए काम आता है वो है ये स्टेम वाला पार्ट। इसमें जो रेशे होते हैं उसको छील कर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के इसके रेशे होते हैं, उनको सुखा दिया जाता है और फिर इनसे आपने देखा होगा जो रस्से होते हैं, रोप्स जिनको बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इनकी मतलब बनाते हैं, बोरी, रस्से, कई सारी चीज़ें होती हैं। प्लस पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, पेपर कागज़ इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ठीक है, जूट एक फाइबर क्रॉप है, फाइबर मतलब जिसमें से रेशा निकलता है। ठीक है, फाइबर क्रॉप है। और भी अच्छा, आप मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और
क्रॉप्स के नाम बताओ जिनसे फाइबर निकलता है। ठीक है, क्रॉप्स फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है आपको कमेंट करके बताना है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। आपने साइंस भी पढ़ रखी है तो मुझे कमेंट करके बताना है कहाँ कहाँ से फाइबर मिलता है, नाम बताना है आपको। ठीक है, अच्छा, जूट फाइबर जो है इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। लुक देखो बिल्कुल सोने जैसा लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्टेम है जूट प्लांट की, इसको पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। और जो फाइबर जो मिलता है, ध्यान देना, फाइबर जो मिलता है जूट का, उसकी हम रोप और कई सारे आर्टिकल्स बनाते हैं। रोप्स मतलब रस्सियाँ बनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जूट क्रॉप अगर करनी है आपको तो जूट क्रॉप उगाने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो चाहिए ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, देखो ये अपना पूरा वर्ल्ड हो गया, बीच में से यहाँ से इक्वेटर जा रही है, यहाँ पे 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो रीजन है इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल में आपको पता है गर्मी रहती है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज थोड़ी ज़्यादा पड़ती हैं, और ऊपर जाओगे तो फिर सन की रेज कम पड़ती हैं और माहौल ठंडा हो जाता है। प्लस वेट क्लाइमेट चाहिए, वेट का मतलब नमी वाला क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसा क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल वेट, वार्म ट्रॉपिकल एंड वेट क्लाइमेट चाहिए जूट की ग्रोथ के लिए, जूट फसल उगाने के लिए। अब यहाँ पर एक नंबर का और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो आपको बताना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। पूरे टोटल इंडिया में जितना भी जूट प्रोड्यूस हो रहा है उसका लगभग 60% प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा और भी स्टेट हैं, आसाम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, इनमें भी जूट का प्रोडक्शन होता है। ये इंडिया का मैप है, आप देख सकते हो। लोकेट करते हैं, चलो मैप प्रैक्टिस करते हैं। बांग्लादेश की यहाँ पे बगल में दे रखा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बगल में यहाँ पे दे रखा है झारखंड, झारखंड के ऊपर दे रखा है बिहार, और यहाँ पर ये दे रखा है आसाम। क्या दे रखा है, आसाम। और ये है आपका उत्तर प्रदेश, और बंगाल के नीचे है आपका त्रिपुरा। ठीक है ना। मैप प्रैक्टिस आप जारी रखें, एक बार आपको अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेना है कि मैप में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, एटलीस्ट पहले इंडिया के स्टेट्स के बारे में जानकारी लें। ठीक है, और इनको हम जो DED आएंगे उसमें भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है ना। ओके, सो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।